अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलें। और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। चलें शुरू करते हैं। अजीब सी खटपट की आवाज़ से आशिर की आंख खुली थी और पहली नज़र हमेशा की तरह दोनों पहलू में बच्चों पर गई थी, जहां दोनों गहरी नींद सो रहे थे। अलबत्ता नाइट बल्ब की नील को रोशनी में रिमशा की खाली जगह पर उसकी निगाह ठहरी थी और कबल इसके कुछ सोचता साइड रूम का दरवाजा आहिस्तगी से खुला था और रिमशा उजलत में मोहतात कदम उठाती हुई दरवाजे की सिमट बढ़ी थी। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? उसके डोर खोलकर बाहर निकलते ही आशिफ फोन में सुबह के 6 बजे का वक्त देखता तेजी से उसके पीछे ही रूम से निकला था। आप दरवाजा खुलने की आवाज पर तेज कदम उठा रही रिमशा चौंक कर मुड़ी तो आशिफ को देखकर कदम थाम गई। आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? उसके रुकते ही वो लंबे भरता उसके करीब पहुंचा था। मेंशन जा रही हूँ। खैरियत? उसके परेशान तासुरात देख आशिफ को तशवीश हुई। नहीं, डॉक्टर अंकल की कॉल आई थी 3 बजे के करीब। डैडी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से फैमिली डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर अंकल बता रहे थे ऐसा शदीद जहनी दबाव की वजह से हुआ है और इनके पास सर्वेंट्स के अलावा कोई भी नहीं है। वो मुझसे इतने नाराज हैं कि मुझे इत्तला तक करना जरूरी नहीं समझा। परेशानी से एक सांस में सब कहती वो जोर जोर से पलकें चपकाकर शायद आंसू पर बंद बांध रही थी। आप परेशान नहीं हो, इतना अरसा बैरून मुल्क गुजार कर आए हैं। शायद आबो हवा की तब्दीली की वजह से सेहत मुतासिर हो गई हो। फिर आते ही उन्होंने काम संभाल लिया तो साबित थकन वजह हो सकती है जहनी दबाव की। उसकी दगड़दू हालत के पेश नजर आशिर कसन हमारा निकाह और आपकी जिद वजह हो सकती है कहने से मुतज़िर रहा था। वरना सारी की सारी ना सही, लेकिन उसे यकीन था एक वजह यह भी होगी। खुद इस चीज का खामोश एतराफ रमशा की आर्जदा आंखें भी कर रही थी। हम्म, फिर निकलती हूँ। आप बच्चे पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं जल्द वापस आऊंगी। हातिल इम्कान अपनी कैफियत पर काबू पाते धीमी सुरों में कहती वो अजलत कदम उठाने लगी। दिल बार बार मरामत कर रहा था कि शायद वजह कल की झड़प हो, लेकिन दिमाग मुदलिल अंदाज में फिलफौर तरदीद कर रहा था। वो अपने डैडी के मिजाज से अच्छी तरह आशना थी। वो जज्बात एहसास को चंदा अहमियत न देने वाले प्रैक्टिकल होने के नाम पर पत्थर दिल थे, जिनके अंदर जज्बात या तो नापैद थे या हिमालय पर जमी बर्फ की तरह मुंजमद। बख्तियार सिद्दीकी अपनी जात के बुलंद किले में अपनी अनावजोम हस्ती के मजबूत बेड़ियों में जकड़े, फख्र घमंड में चूर, खुद को मोतबर और सारे आलम को हकीर समझने वाले। भला उन्हें क्यों उन चीजों से फर्क पड़ता है? जो उन्हें चाहिए होता है उसके लिए वो जज्बाती नहीं होते थे, बल्कि जोरे बाजू पर हासिल कर लेते थे। वो ठीक होंगे, आप खामखा खुद को हलकान कर रही हैं। उसके साथ चल रहा आशिर उसे यूं मुजमिल और मलूल देखकर नरमी से बोला तो अपने ख्यालों से बुरी तरह चौंकी सर हिला गई। वो लोग घर से बाहर निकल चुके थे। शहर में हर सू सुबह का धुंधला सा उजाला फैला हुआ था। आप ड्राइविंग कर लेंगी? बगौर उसका सभी मुलायम चेहरा देखते हुए मुस्तफसिर हुआ, जहां असली बशाशियत और ताजगी की जगह फिक्र और लंच की गहरी छाइयों ने लेकर सुबह के उस गलजे से अंधेरे का रंग दे दिया था। खुद एतमादी की अमाजगा आंखें कफुर भरी आर्जदगी से मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। दरअसल डैडी सिर्फ इंसानों को ही नहीं, अपने से जुड़ी हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, चाहे वो सेहत हो, वक्त हो या कुछ और। इसलिए डॉक्टर अंकल की कॉल और उनके हैरत के इजहार से मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अदरवाइज आई एम फाइन। दिक्कत से मुस्कुराकर अपने लफ्जों का एकांत सौंपती वो डोर खोलकर अंदर बैठी तो आशिफ सर हिला गया। उस लड़की को अपना साबो जज्बात पर किस हद तक जब्त हासिल था, उसका नमूना पहले भी कई बार वो देख चुका था। सो बिना हैरान हुए पीछे हट गया और वो गाड़ी उड़ा ले गई। अब अगला सीन। डैड, कोई प्रॉब्लम हुई है? कितनी ही देर बगौर उनकी आंखों के नीचे नुमाया होते स्याह हल्कों को देखती पुरसोच अंदाज से मुस्तफसिर हुई। कल ऑफिस में वो जिस डैडी से मिली थी वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त थे, और अब जो बेड टाउन से टेक लगाए बैठे थे वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों एतबार से कमजोर लग रहे थे। खासकर शब ख्वाबी की चुगली खा रही आंखें बता रही थीं कि गुज़श्ता शबों शदीद जहनी और इंतशार का शिकार रहे हैं, जिसका नतीजा एक खतरनाक हद तक बीपी हाई होने की सूरत निकला था। और हनूज उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो जहनी हिजान से जबरदस्त मां है, लेकिन अना इतनी बड़ी है कि अपनी सगी औलाद से शेयर करना तो दरकना देखने से भी गुरेजा थे। डैड, कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई कैन डील विद इट। वो तो फिक्र से फिर बोली तो अब क्या उन्होंने स्पॉट नजर उसकी जानिब उठाई। इश्यूज खुद क्रिएट करके डील करने की बात कर रही हो? क्या मैं जान सकता हूँ इन ब्लेंडेड इश्यूज को?
डील किस तरह करोगी जो तुमने अपनी मर्जी से पैदा किए हैं? नकाहट जता मगर असली बेतासुर लहजे में उन्होंने जिताया तो रिमशा उठकर उनके करीब चली आई। डैड, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। ना मैंने बगावत की है, ना मैं नाफरमान हूँ। लेकिन डैड, मैं गासिब भी नहीं बनना चाहती। डैड, दुनिया नहीं जानती, आप नहीं मानते, लेकिन मेरा दिल जानता भी है और मानता भी है कि यहाँ की एक एक चीज पर मुझसे ज्यादा मेरे भाई और उनके बच्चों का हक है। मैं कैसे आंखें बंद करके उन मासूम जानों के हक पर गासिब बनकर बैठ जाऊं जो अपनी असल शनाख्त तक से महरूम है? डैड, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, बट एक बार आप उन्हें देख लें तो आपको खुद न, नहीं, मुझे किसी को नहीं देखना। रिमझिम जाना लहजे में अभी मजीद इस पत्थर से सर मार मार कर अपना सर लहूलुहान करती कि वो दबे लहजे में चीखते हुए पड़े हटे, जैसे किसी अछूत स्याही आसेब का जिक्र हो गया हो। रिमशा ने दुख से उनका ये रद्द-ए-अमल देखा। डैड, आपका खून है वो। उनके रद्द-ए-अमल से उसके दिल को ठेस पहुंची थी। तुम जा सकती हो यहाँ से। वो रुख मोड़े कतियत से बोले तो रिमशा की आंखें उनकी संगली पर धुंधला गईं। डैड, जा सकती हो तुम। रुख मोड़ी जबकि वो कुछ और सख्ती से बोले तो तासुब से उन्हें देखते दिल भारी दिल से उठने लगी थी कि दफतन उसके हाथ में मौजूद फोन पर वीडियो कॉल आने लगी थी। स्क्रीन पर मां नारू का जगमगाता मासूम चेहरा देख वो एक नजर बख्तियार सिद्दीकी पर डालकर उठने का इरादा तर्क करती कॉल ओके कर गई। मम्मा, आप फिर कहाँ चली गई हैं? आज तो संडे है ना, और लालू आपको ढूंढ रही है। छूटते ही आरू का मासूमाना अंदाज में शाकी सवाल आया था, जिस पर बख्तियार सिद्दीकी की सर्द आंखों में अजब बेचैन सा तासुर उभरा था। रिमशा जो स्क्रीन के साथ तिरछी नजरें उन पर भी फोकस किए हुई थी, उनके पहलू बदलने पर ठटकी। मम्मा, आज तो हमने मापा के साथ ट्रीलैंड भी जाना था, फिर शॉपिंग पर, फिर लंच पर, फिर लॉन्ग ड्राइव पर, और रात में एग्जीबिशन। माँ ने न जाने सारे प्लान कब तरतीब दिए थे। वो नॉन स्टॉप बोल रहा था और वो बख्तियार सिद्दीकी को देख रही थी जो तरावी कैफियत में पहलू पर पहलू बदल रहे थे। मम्मा, आप अपने ऑफिस में हो ना? हमें आपका ऑफिस दिखाओ ना। आरू फोन से ही झांक कर इर्द गिर्द देखने की कोशिश करती बोली तो रिमशा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती खड़ी हुई। जानू, मम्मा ऑफिस में नहीं बल्कि घर में है, और ये रूम आपके क्या तुम बाहर जाकर बात कर सकती हो? रिमशा का तारुफ दरमियान में ही था कि बख्तियार सिद्दीकी के झटके से बेड से उठते गरजे। उनके जब्त से तमतमा उठे नकूश अर्क आलूद पेशानी और मुस्तरिब भरम नजरों से रिमशा को शदीद तशवीश ने घेरा। मम्मा, ये दादू है ना? यहाँ वाले दादू? चौंका रिमशा बैक कैमरा ऑन कर चुकी थी। इस तरह बख्तियार सिद्दीकी के उठने की वजह से कैमरा उनके चेहरे पर फोकस हो गया और आरू के सवाल पर जहां रिमशा चौंकी थी वहीं बख्तियार सिद्दीकी का इसराब दो चंदा हुआ था। ये आवाज आसेब की तरह उनके समात में चिपक गई थी। देखा मां नैया, आलू लॉन्ग नहीं बोलती। ये यही वाले दादू हैं, स्ट्रेंजर अंकल नहीं है। मुंह बसूरकर आरू की जानिब से किए गए इंकशाफ पर रिमशा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा था, जबकि बख्तियार सिद्दीकी के लिए अपने असाब पर काबू पाना दुनिया का मुश्किल तरीन अमर बन गया था। डैड, डैड, आप बच्चों से बात कर चुके हैं? फटते मुसरत से उसकी आवाज लरस गई। सो व्हाट? जवाबन वो अपनी अजीब कैफियत के जेर से झलाकर गिरक गए। बट डैड, उसकी आंखें डुबडुबा गई थी इस खुशी में कहीं डैड की इस हालत की वजह बच्चों से हुई बात तो नहीं। अगर ऐसा था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भी कोई बात नहीं करना चाहता, और आइंदा अपनी चीजें और अपने खुद साख्ता ताल्लुकात अपने तक महदूद रखना। उसे ऑफिस लाने की जरूरत नहीं। बरहमी से वार्न करते हुए तेजी से साइड स्टडी रूम में गायब हो गए थे। अब अगला सीन। जैसे तैसे डगमगाते कदमों स्टडी रूम में दाखिल होकर दरवाजा मुकफ्फल कर असर नौ मुंतशिर हुए असाब वो तनफ्फुस को बामुश्किल यकजा कर मजबूती से कदम जमाते किस दुश्वारी से वो रॉकिंग चेयर तक पहुंचे थे वही जानते थे। कांपते हाथों से चेयर की हत्ती पर गिरफ्त जमाकर बैठने में कामयाब होने तक ऐसे पसीने में शराबूर हुए जैसे कितने मुशक्कत अमेज काम करके आ रहे हों। मुंतशिर तनफ्फुस, कांपती हुई उंगलियां और शदीद जहनी दबाव के बायस जल रही आंखें। उनका बीपी वापस कल की तरह बतदरीज हाई हो रहा था। कुर्सी से सर टिकाते दोनों हत्थियों को सख्ती से मुट्ठी में जकड़कर आंखें नीचे वो तेज तेज सांस खींचते हुए खुद पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन समाज में गूंजते वो मासूम अल्फाज जैसे दिल पर जरबे लगा रही थी।
अपने जहानत और फतानत के बलबूते पर एक आलम में अपनी कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ चुके मुतकब्बिर और रऊनत परवर बख्तियार सिद्दीकी, जिसने दिल और वहां पिन्हा नर्म जज्बात उससे जुड़े रिश्तों को कभी चंदा अहमियत नहीं दी थी, जिनके लिए कामयाबी ऊंचा शिमला में ही सब कुछ था। कम हैसियत नाकाम लोग उनके लिए कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे हकीर थे। जब कल उस मजबूत बेहिस्सो बेरहम शख्स का एहसास नामी शहर से दो नन्ही जानों ने मामूली से तारुफ करवाया, तो उनकी मजबूत किले जैसी हस्ती की बुनियादें हिल गईं। अपनी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज सुनना उनकी हाकमियत परवर तबीयत को गवारा नहीं था। कहाँ रिमशा उनके मुंह पर हुक्म अदोली करके चली गई थी। शदीद तैश के आलम में मुठियां भींचते रिमशा से फुर्सत से डील करने का कसरत कर वो बड़े जब्त के साथ वापस अपनी चेयर पर बैठे सामने रखी फाइल पर स्पॉट नजरें दौड़ा रहे थे। कनपटी की उभरती मालूम हुई रगें गवाह थी कि उनके अंदर का इश्तियाल अंगेज मादा शांत नहीं हुआ था। दफतन उनके रोबो दबदबे से सहमी फिजा में मोबाइल रिंगटोन की आवाज गूंजी थी। फाइल पर पॉइंट अंडरलाइन करते उनकी कभी उंगलियों की गिरफ्त नागवारियत से सख्त हुई। रिमशा पर पहले से मौजूद गुस्से के ग्राफ में उस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर खतीर इजाफा हुआ था, लेकिन फोन करने वाला शायद उनके रोब से दहशतजदा नहीं हुआ था, तभी मुसलसल रिंग दिए जा रहा था। गुस्से से अंडरलाइन की हुई पॉइंट को घूरते हुए उन्होंने साइड कॉर्नर पर हाथ मारकर उनकी शान में मुस्तकिल गुस्ताखी किए जा रहे फोन को उठाया और स्विच ऑफ करने के लिए साइड बटन दबाने ही लगे थे कि कोफ्ता बाजारियत के सबब उंगली स्क्रीन को टच कर गई और कॉल ओके हो गया। सरप्राइज! अगले ही लम्हे मासूमियत से पुरकनकती हुई पुरजोश आवाज ने उनकी समात को ठटकाया और उनकी बिला इरादा नजर हाथ में मौजूद फोन की तरफ उठी, जहां खिलखिलाते मासूम चेहरे आंखें सुकेड़े मुतजस्सिस से स्क्रीन ही को देख रहे थे। दोनों के घुंघराले बाल और रोशन आंखें देखकर आप उनके माथे के बल तहलील हुए। धड़कनें किसी शनासा एहसास से सुस्त पड़ी और कॉल ड्रॉप करने के लिए उठा अंगूठा हवा में ही मौलिक रह गया, जबकि उनका चेहरा देख उन दोनों की बहस शुरू हो गई थी। आरू, ये कॉल तो किसी स्ट्रेंजर अंकल को लग गई है। मान आंखें सुकेड़कर स्क्रीन पर नजर आ रहे चेहरे को देखते हुए बोला, तो आरू ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को करीब करके उस चेहरे को देखा जो जाना पहचाना सा लग रहा था। माँ नैया, आपने मम्मा को कॉल लगाई थी ना? हनूज आंखें सुकेड़े ही वो मुस्तफसिर थी। हाँ, मुमानी मम्मा को भाभी कहती हैं और यहाँ वही लिखा था, बट ये तो रॉन्ग कॉल लग गई। स्क्रीन पर रोशन नाम को जेरे लब स्पेलिंग करता मानपुर सोच अंदाज में बोला, मैं रख देता हूँ, मापा ने मना किया है ना स्ट्रेंजर से बात करने से। नहीं, ये स्ट्रेंजर नहीं, दादू हैं। आशिर की हिदायत करता वो कॉल ड्रॉप करने लग गया तो यकायक दिमाग की बत्ती जलने पर आरू चीखती फोन लेकर उसे दूर हुई। आरू, फोन वापस करो, ये स्ट्रेंजर अंकल हैं। मान उसके पीछे लिपका। मान नैया, स्ट्रेंजर नहीं है, ऐसे दादू होते हैं। मान के तंबिया करने पर आरू आंखें सुकेड़ती दबाव बढ़ाकर बोली, आरू, ये स्ट्रेंजर अंकल हैं, मापा मुझसे होंगे, दादू यहाँ नहीं होते, फोन वापस करो। मान उसकी जिद पर समझाने के अंदाज में बोला, अय्या, ऐसे वाले दादू यही होते हैं, मम्मा ने बताया था आरू को। हाँ अंकल, आप बताएं मान अय्या को, आप दादू होते हैं ना? अपने भाई को जवाब देते उस छोटी सी लड़की ने जिस मासूमियत से बख्तियार सिद्दीकी से तस्दीक चाही थी, उन दोनों में शनासाई की रमक एक अजब सी कशिश महसूस कर साकित और सामित बैठे बख्तियार सिद्दीकी के एहसास बुरी तरह झुंझलाए थे। बता दे ना मान अय्या को दादू। आरू रॉन्ग नहीं है, आप दादू होते हैं, यहाँ वाले दादू। आरू ने मामा के फोन में देखा था इस वाले दादू को, है ना दादू? वही नक्श, वही घुंघराले बाल, वही रोशन आंखें, वही मासूमाना अंदाज और अनोखा छूता दिल को मोह लेने वाला मासूम तारुफ। धुंधली तस्वीर के वाजे होते ही बख्तियार सिद्दीकी की आंखों के आगे आंत की आन में अर्जो समा घूम गया था। आंखें पतराई, धड़कनें थमी, पेशानी भीगी और कुवी उंगलियों में मजबूती से मुकीद पेन छूटकर नीचे गिरा। लम्हे के 1000वें हिस्से में उनका पूरा वजूद सर्द खाने में पड़ी लाश की तरह मुंजमद हुआ था। साकित नजरें स्क्रीन पर मटकूस थीं, जहां दोनों बच्चों की तकरार जारी थी। गालबन वो हूबहू रिमशा का बचपन, वो प्यारी सी बच्ची अंसर के जीते जागते अक्स को कायल करने के लिए उनकी मदद चाह रही थी, लेकिन वक्त तक को अपनी उंगली पर ले जाने वाले मजबूत आसाब के मालिक बख्तियार सिद्दीकी उसकी हिमायत क्या करते। उनके तो उस मासूम से तारुफ से पूरे जिस्म पर बर्फ की भारी सील आन गिरी थी। दोनों की तकरार में कौन जीता था उन्हें नहीं मालूम, लेकिन कॉल मुनक़ता हो चुकी थी, स्क्रीन तारीख हो चुकी थी, लेकिन उनके मुंजमद आसाब उस बर्फ के मलबे तले दबे शल थे। पुतलियां साकित, धड़कन सुस्त, लब बामहर, हर कुव्वत मफलूज थे। ये पहली जर बख्तियार सिद्दीकी पर ऐसी कारी पड़ी थी कि कल से आज तक अपने आसाब को कंट्रोल नहीं कर पाए थे।
नतीजतन रात शदीद बीपी हाई होने की वजह से बेहोश हो गए थे। सुबह जो हालत संभली थी फिर से उस मासूम पुकार ने बदतर हालत कर दी थी। वो संगदिल सफाक बख्तियार सिद्दीकी थे, जिनकी आंखें जवान बेटी की मैयत देखकर नम नहीं हुई थीं। आज वो आंखें अपने आप ही भीग गई थीं। जो कंधे पहले संतान का जनाजा उठाते नहीं झुके थे, आज झुक गए थे। जो हाथ इकलौते बेटे को कब्र में उतारते नहीं कांपे थे, आज कांप रहे थे। जिस अनाव गरूर के पुजारी बख्तियार सिद्दीकी को बड़े से बड़ा साफ चिकन सानिया हिला नहीं पाया था, एक झटके में दो नन्ही जिंदगी ने बुलंद कामत शख्सियत की खोखली बुनियादें ऐसे हिला दी थीं कि अभी तक वो उस झटके के जेर असर आंधी तूफान की जद में तिनके की मानिद पे आसराओ सबब झूल रहे थे। अब अगला सीन। लंच के करीब स्टडी से बाहर आए बख्तियार सिद्दीकी के साथ लंच करके उनके मुतल्लिक मुलाजमों को खसूसी हिदायत देकर वो हवाओं से बातें करती हुई घर आई थी। रास्ते में सुफियान को भी बड़ी खुशखबरी का कहकर बुला लिया था। बच्चों से तस्दीक करने पर जब मां ने बताया कल उन्होंने सुबह के फोन से कॉल की थी, लेकिन वहां रिमशा की जगह किसी स्ट्रेंजर अंकल को देकर कॉल ड्रॉप कर दी और मापा गुस्से ना हो जाएं इसलिए उन्हें बताया नहीं, तो फटते जज्बात से दोबारा रिमशा सख्ती से दोनों को अपने अंदर भींच गई। वाह भाभी, कमाल हो गया यार। हम प्लान बनाते रह गए और हमारे खरगोशों ने पहली ही बार में दादा को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुफियान के जज्बात में रिमशा से जुदा नहीं थे। मम्मा, वो दादू ही होते हैं ना? आरू को हनूस खुद को सही साबित करने की पड़ी हुई थी। बिल्कुल जानू, बिल्कुल वो दादू ही होते हैं, आरू और मान के दादू। आरू के गाल चूमती वो निहाल हुई थी। देखा मां नैया, आलू रॉन्ग नहीं बोलती। आरू ने इतराते हुए आंखें मटकाई तो मान ने नाराजगी से रिमशा को देखा कि इसे पहले क्यों नहीं बताया गया। माय प्रिंस। उस नाराजगी पर रिमशा उसे करीब करती उसकी पेशानी पर लप रख गई। उसका इस वक्त हकीकतन बस नहीं चल रहा था, वो पूरी दुनिया दोनों पर वार थे। वो करोफर से तन कर चलने वाले बख्तियार सिद्दीकी की मुजम्मिल हालत देखकर आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि किस कदर गहरा असर हुआ है। सही कहा था सुफियान ने, जरा नहीं जज्बात से वो जीत सकती है ये जंग। लेकिन भाभी, अभी आपको गब्बर सिंह की तरफ से मोहतात रहना है, क्योंकि वो मोहतरम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब। बच्चों के छोटे छोटे सवालों के पूरी तवज्जो और इश्तियाक से जवाब दे रही रिमशा के लब सुफियान के संजीदा अंदाज में आशिक की जानिब तवज्जो करवाने पर झुकड़े थे। आप लोग इधर बैठकर वीडियो में दादू को देखें, मम्मा जरा मामू से बात करती हैं। फोन में मौजूद बख्तियार सिद्दीकी के कुछ वीडियो क्लिप्स लगाकर दूसरी तरफ जाने का इशारा करते वो संजीदा तासुरात लिए सुफियान की तरफ मुतवज्जो हुई। आप ठीक कहते हैं भाई, मोहतात तो रहना होगा, क्योंकि डैड ने खुद उन्हें अपनी वापसी का बताया है, और जहां तक मैं डैड को जानती हूँ उन्होंने लाजमी उन्हें कोई संगीन किस्म की धमकी दी है, जो वो डैड के दामाद होने का सबूत देते हुए मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। मुतफक्किर रिमशा आशिर का सफाचट जवाब याद कर शाकी हुई। वो ऐसा ही है, जिले इलाही से कोई बात निकलवाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। सुफियान का लहजा मुस्कुराया। उसे अच्छी तरह अंदाजा था मोहतरम ने किस तरह हरी झंडी दिखाई होगी। मम्मा, हम दादू के पास कब जाएंगे? आरू एक नए सवाल के साथ वापस उसके गोद में चढ़ी थी। बहुत जल्द जानू, लेकिन तब तक आपने मापा को दादू के बारे में नहीं बताना है, प्रॉमिस करें। लगे हाथों दोनों को एतमाद में लेने के लिए हथेली आगे की। बट क्यों मम्मा? इतनी आसानी से तो वो शीशे में उतरने वाले नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम मापा गुस्से हो गए थे ना सीक्रेट मीटिंग करने पर दादू से, और आज संडे भी हो गया। मापा के पास टाइम अब नेक्स्ट संडे होगा साथ जाने के लिए, इसलिए जब तक मम्मा नहीं कहती आप मापा को नहीं बताएंगे, वरना मापा मम्मा से गुस्सा हो जाएंगे। बड़ी दिक्कत से लफ्ज जोड़ तोड़कर दोनों को कायल करने की कोशिश करती उसने आस भरी नजरों से दोनों को देखा, जहां दोनों बातें पर तफक्कुर के बल नमूदार की यकीनन फैसला कर रहे थे। आया मापा से राज रखा जाए या मम्मा की शामत बुलाई जाए? प्लीज जानू। उन्हें कशमकश का शिकार देख रिमशा ने मुल्तजाना होंठ लटकाए। ओके, हम मापा को नहीं बताएंगे। मजीद चंद सेकंड जाया करके आखिरकार दोनों ने मुस्बत जवाब देने का एहसान अजीम कर ही दिया था। क्या नहीं बताया जाएगा मुझे? अभी सब सही से कुछ भी नहीं हो पाए थे कि पुश्त से उभरी आशिर की संजीदा आवाज पर सबकी सांस रुकी। बच्चों के भी जुबान दांतों तले दबे, जो आशिर को मशकूक करने के लिए काफी था। मां नारू, मैंने कुछ पूछा है। वो चलता हुआ दोनों को मुकाबिल आया। लेकिन ये नहीं बताएंगे। सुफियान ने फिलफौर दोनों नरगे में फंसे बच्चों को अपनी तरफ किया था। सुफियान, आशिर के लहजे में साफ तंबीह थी। इतनी मोहब्बत से मत पुकारे साहिब आलम,
कहीं इस अदना गुलाम की रूह न परवास कर जाए इस जर्रा नवासी पर। बरजुस्तगी लफराना अंदाज अपनाता वो मारे खजालत के आशिर को सुर्ख कर गया, जबकि हवन्नक पन का शिकार रिमशा बर वक्त मुंह पर हाथ रखती हंसी दबा गई। तुम बाहर आ जाओ सुफियान, अपने तर्ज तखातुब से। आशिर ने सख्त फरमाइशी अंदाज में घिरका। क्यों बाहर आ जाऊं? इस नेको फराख दिल खातून ने दिलो दिमाग की बाहमी रजामंदी से मुझे तुम्हारी महबूबा और अपनी। मैंने कहा बकवास करके टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ बच्चों को क्या पट्टी पढ़ाई जा रही थी? सुफियान के लफ्ज़ दरमियान में ही थी कि आशिर ने उसका बाजू पश्त से लगाते पूछा तो रिमशा की हंसी गायब हुई। ये हमारा हमारा सीक्रेट है, जिस तरह तुम्हारा तुम्हारा सीक्रेट होता है, इसमें हम तुम्हें क्यों कर शामिल करें? मुश्किल से अपना बाजू छुड़ाकर सुफियान तेजी से दोनों बच्चों को लेकर उसके सामने से हटता चला गया, क्योंकि फिलहाल फरार में ही आफियत थी। क्या खिचड़ी पक रही है ये वकील साहिबा? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है कि हमारी हमारी बात है। आपके तोपों का रुख बीच भंवर में उसे तन्हा छोड़ गए सुफियान की पश्त को तासुब से देख रही रिमशा की जानिब हुआ, तो वो हड़बड़ाकर बामुश्किल लहजा हमवार रख पाई। अच्छा। आशिर के शक को पूरा एतमाद वकील साहिबा की दिक्कत ने तकवीत पहुंचाई। ऑफ कोर्स, मैं आपसे डरती थोड़ी हूँ। डर से याद आया, मुझे एक फैक्स सेंड करना था जो ड्राफ्ट में पड़ा है। फिर वक्त वो गैर मुतवक्का छापे की वजह से आंखें मिलाकर बात घुमाने की पोजीशन में नहीं थी, तभी फौरन मुनासिब बहाना चिपकाती रूम की तरफ दौड़ी। अब अगला सीन। इससे पहले भी आप लोगों की हमारी हमारी ही बात थी, जिसका नतीजा निकाह था और लकी ड्रॉ में से आप मोहतरमा निकली थी। दोबारा मैं ऐसा कोई खौफनाक सरप्राइज नहीं चाहता। रूम में पहुंचकर वो सांस भी बाहर नहीं कर पाई थी कि जिन की तरह वहां भी नाजिल हुआ था। आपने मुझे खौफनाक कहा? वो कसरन मौजूद टालने को कतली भरे तासुरात लिए मुड़ी। मैंने खौफनाक कहा, हैबत ना कहा या दहशत ना कहा? अब इन सारे नाक से इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये जानना है कि मेरे नाक के नीचे अब आप कौन सी मनसूबाबंदी कर रही हैं? वो 90 तुले कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो रिमशा के कदम उसका संजीदा चेहरा देख खुद ब खुद पीछे की जानिब उठने लगे। आप आपके खिलाफ कम से कम कोई साजिश का जाल नहीं बुन रही। ज्यादा नहीं, इतना एतबार तो 2.5 महीने से एक छत तले रहने के नाते मैं डिजर्व करती हूँ। पीछे कवर से पश्च लगने पर वक्त मौजू बदलने के लिए धीमे लहजे में शिकवा पहना किए पलकों की चिलमन उठाकर खुद एतमादी उसकी संजीदा आंखों में देखती गोया हुई, तो चंद साल तक फिर आशिर उसकी झील सी नैन कटोरों को भूल भुलैया में उलझ गया था। आप क्या डिजर्व करती हैं मैं ना जानता हूँ ना जानने का ख्वाह हूँ, लेकिन अगर आप और आपके डैडी ने मैं क्या डिजर्व करता हूँ डिसाइड करने की कोशिश की तो यकीन करें ईंट से ईंट बजा दूंगा आपकी बार। सूरज से पीछे कबट पर पंजा गाड़ कर वो सर्द से लहजे में घुराया। डैडी की छोड़ें, मेरी बात किया करें आप। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? उसकी सर्द आंखों में एतमाद की रमक मफकूद देख वो स्पार्ट से अंदाज में मुस्तफसिर हुई तो आशिर कबट से हाथ उठाकर पीछे हुआ, लेकिन रिमशा उसकी कलाई थामकर उसे कदम रोकने पर मजबूर कर गई थी। सच है मैं आपसे शिकवे बजाना थे, बेशक सितम जनाब के सब दोस्ताना थे। आशिर हसन कब तक आखिर आप मुझे बख्तार सिद्दीकी की बेटी के तनाजुर में देखते रहेंगे? मेरी अपनी भी एक शख्सियत है, जज करने का इतना ही शौक है तो मुझे मेरी शख्सियत के खामी खूबी के तनाजुर में जज करें। वो इसकी चौड़ी कलाई थामे इतने अरसे में पहली बार बराह रास्त गिला कर रही थी। शायद ये इफ्तिहार एक जादुई लम्हे का एजाज था जो गैर दानिस्ता वकू पजीर हुआ था। मैंने अभी कहा ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। कलाई छुड़ाकर वो कजन उसकी तरफ देखने से मोते हुए बच्चों का फैलाया फैलावा समेटने लगा। आप इतने सड़ू क्यों हैं? भाभी तो इतनी स्वीट थी, आप किस पर चले गए? रिमशा उसके यूं रुख मोड़ लेने पर झल बन गई थी, जिस पर आशा ने तिरछी नजरों से उसका खफा खफा चेहरा देखा। गई तो आप भी अपने भाई पर नहीं है। कहा वो अपने डैडी और मेरे बाबा के जलाल से खाइफ होकर शहर ही छोड़ गए थे, और कहा आप दीदा दलीली से सारे काम कारनामे सरंजाम देकर डटी खड़ी हैं। ये आपने मुझे ताना मारा है या तारीफ की है? कपड़े तय करते मसरूफ से वो सड़ियल शख्स कम से कम रिमशा को अपनी हिम्मत और जुर्रत का मोतरफ तो नहीं लगा था। तारीफ मुझे पर्सनली नहीं पसंद, और ताना मारने में तो आपने पीएचडी कर रखी है। बेमुरफ्ते की इंतहा पर वो जलकर खाकसर हुई। जिस तरह लोगों को शीशे में उतारने में आपने स्पेशल कोर्सेज किए हैं। मैले कपड़ों को अलहदा करता वो चोट कर गया। हवाला देंगे साथ अगर गिराना गुजरे तो?
न जाने क्यों आज वो गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी। शायद उसकी अदम तवज्जो उसे गुस्सा दिला रहा था। हमारा निकाह, मुकाबिल आता वो बर्जिस्ता बोला तो रिमशा की ताबंदा पेशानी से लग उठी। वो इसलिए कि मुझे मालूम था आपसे बात करूंगी तो आज जनाब तोप के गोले की तरह मेरे सर पर फटेंगे, इसलिए मैंने आपके करीबी मगर समझदार लोगों से राब्ता किया बजाय आपसे बात करके काम खराब करने के। कफ भरी नजरों से घूरती वो कलश कर चबा चबा कर बोली थी। सीधे सीधा आप मुझे ना समझ कह रही हैं। चबाकर अदा किया लफ्ज समझदार आशिक को जोर से लगा था, जिसे भाप कर रिमशा के सुलगते दिल को तसल्ली हुई। तभी मजीद तपाने को गोया हुई। कम ऑन, अब मैं ऐसी बदइखलाक लड़की भी नहीं जो अपने सरताज को ना समझ कहूं। ना, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। आखिर को एक मैं मशरकी लड़की हूँ। अदाए दिल रुबाई से घुंघराई लट को मखलूती उंगली में लपेटकर घनेरी पलकों को तेज से झपकाती हुई वो खुद शर्मो हया की पोटली साबित करने की कोशिश करती, वो आहिद को शदीद बुरी लगी थी। बिल्कुल, आपके बुलंद इखलाकियात को तो कलम बंद करके जामिया के निसाब में शामिल किया जाना चाहिए, नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए। याकूती लबों के किनारे से फूटती हंसी के फुहार देख आशिक सुलग ही तो उठा था। हा 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 हा। उसके तासुरात देख रिमशा की जलता रंग सी हंसी फिजा में रोशनी बिखेर गई थी, जिस पर खफगी से उसे घूर रहे आशिक की निगाहों की उसे बेतहाशा हंसता देख खुद ब खुद बदल गई थी। वो ख्याल था कोई धनक नुमा या कोई अक्स था हमारे रूबरू, जो हमें हर तरफ से तुम लगे। वो तुम ही थे या कोई हू बहू। निगाहों की तपिश पर रिमशा की हंसी को ब्रेक लगा। वो पलक झपकते उन नजरों की तासीर से मुंतशिर होती धड़कनों को संभालते मुड़ने लगी थी कि आखिर उसकी मरमरी कलाई को मुखीत करता। एक झटके से उसे अपने वापस अपनी तरफ खींच गया था। इस इफ्तरात के लिए चौंका वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी कटी पतंग की तरह उसके छाने से आवाज फाख्ता सी आ लगी। मेरा एतबार पर एतबार नहीं है वकील साहिबा। अगर मुझे मालूम हुआ कि आपने ऐसा कुछ किया है तो आप उस लम्हे पर ताहयात पशेमान रहेंगी, जिस लम्हे आपने आशिर हसन की जिंदगी में बिना इजाजत और इतला दाखिल होने की जुर्रत की थी। कभी उंगली से उसकी घुंघराली लट सुझाकर उसके रुखसार देखा था। अपनी भारी गंभीर आवाज से उसकी समात में एतबार का एतराफ उंडेल रहा था या संगीन नताज के लिए खबरदार कर रहा था। यकतक उसे देखती मुंतशिर धड़कन बिखरी सांसों को यकजा कर रही रिमशा तय नहीं कर पाई थी। अब अगला सीन। जज्बाती हमले से बुरी तरह मुतजलजल हुई अपनी शख्सियत से कायफ मुख्तार सिद्दीकी ने जल्द अज जल्द इस मामले को रफा दफा करने के इरादे से आज आशिर को अपने ऑफिस बुलाया था। कहीं ना कहीं उन दो बच्चों में उन्होंने अपनी अना की शिकस्त देखी थी और वो अना के पुजारी उस आसानी से अपने शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहते थे। बावजूद इसके कि बरसों से बेवजह सीने में धड़क रहा गोश्त का लोथड़ा बार बार अपने खून को याद कर जोश मार रहा था, लेकिन वो तस्लीम करने से गुरेजा सारी फसाद की जड़ी खत्म कर देना चाहते थे। तुम्हारा क्या फैसला है फिर? टांग पर टांग चढ़ाकर पूरे एतमाद से मुकाबिल बैठे आशिर से उन्होंने सीधा जवाब ही तलब किया था। जिस कहानी का आगाज मेरी जंबिश कलम का मोहताज नहीं था, उस कहानी के अंजाम को मैं अपना फैसले का ताबे नहीं बनाना चाहता, और ना ही ना मर्दों की तरह मजबूरी या मफाद के नाम पर नाहक अपनी बीवी को खुद पर हराम करना हमारे तबके का वतीरा है। लम्हा सोचने में जाया किए बगैर वो हतमनी अंदाज में गोया होता मुख्तार सिद्दीकी को आग लगा गया था। तुम्हें अंदाजा है तुम किससे बात कर रहे हो? असमन यार उसकी जुर्रत पर शिश्तर रह गया था। पहली नजर में उसे आशिर इंतहा का उखड़ हतीला किसी से मरूब ना होने वाला बला का निडर लगा था, लेकिन वो बख्तियार सिद्दीकी के रोब व दबदबे को खातिर में ना लाएगा, इसका उसे जरा अंदाजा नहीं था। अंदाजे मफरूजे दावे दलाइल आप वकीलों का पसंदीदा मशगला है वकील साहब, मेरा नहीं। मैं लोगों को भला लगे या बुरा टू दी पॉइंट बात करना और सुनना पसंद करता हूँ। मुझे चीजों को खाम खा ट्विस्ट एंड टर्न्स देना सख्त नापसंद है। मुकाबिल चेयर पर विराजमान खुद को शदीद तैशभरी नजरों से घूर रहे मुख्तार सिद्दीकी को चंदा अहमियत दिए बगैर उसने नहायत इत्मीनान से असमत यार को अपने मिजाज से आशना करवाया था। तुम कहना चाह रहे हो कि अंकल ने यहाँ तुम्हें लफाजी के लिए बुलाया है, इनके पास कोई काम नहीं है जबकि तुम्हारे पास बड़े काम पड़े हैं। बख्तियार सिद्दीकी की चुप्पी से फायदा उठाते उसने असमत यार ने अपने मुताबिक लफ्ज को जोड़ तोड़कर आग में घी डालने का आगाज किया। आपके अजीज अफजान अंकल का तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन आपकी यहाँ मौजूदगी का मकसद समझ आ रहा है मेरी। पर जिस्तगी से चोट किए जाने पर असलन यार बुरी तरह सटपटाया था। और मैं बताना भूल गया, मुझे सख्त चिढ़ है बिला वजह बीच में इंटरप्ट
और एग्जैजरेट करने वाले किरदारों से। वो मजीद साफगोई पर मुजिर था। तो तुम बिला लिहाजो तमहीद आईनादारी पर जिलबिला उठे यार से लफ्ज ही नहीं बना। आज भी वैसे ही हो, अपने औकात और हैसियत से अनजान, मुकाबिल के मकाम मुर्तबे को मलहूजे खाते रखने के फवायद और नुकसान से बेबहरा। खशूनियत भरी नजर उस पर गाड़े, असली तनफुर और तहकीर अमेज अंदाज में बड़े जब्त से उन्होंने लबकुशाई की। दिल ऐसा के सीधे भी किए जूते बड़ों के, जिद ऐसी के खुद ताज उठाकर नहीं पहना। वही निडर मुतमर्रिद और मुस्तहकम तलवार की धार सा तर्ज सुखन, वही हर अंदाज से झलकती बेनियाजी भरा रोब दबदबा, जो पल में मुकाबिल पर गालिब आ जाए। चंद साल कबल जख्मी शेर की तरह गुर्राता धारता हुआ नौ उम्र लड़का उनके जहन के पर्दे पर पूरी आबोताब से रोशन हुआ, जो आज भरपूर तवाना मर्द में बदलकर जहां तक कुछ और हटीला और नजर हो गया था, लेकिन कम नहीं हुआ था। और यही चीज बख्तियार सिद्दीकी के रगो पै में शरारे भरने के लिए काफी थे। मैं मौसम या जमाना थोड़ी हूँ जज साहब, जो घड़ी के कांटों के साथ बदलता रहूं। और रही बात औकात और हैसियत की, वो इस्तेजाइया हंसा। बख्तियार सिद्दीकी ने तैश में पहलू बदला, जबकि आशिर टेबल से पेपर वेट लेकर घुमाने लगा। जिस खून पर आपको इतना घमंड है कि आपको सारी दुनिया हकीर नजर आती है, उसी खून को मैं आशिर हसन बरसों से अपने खूने जिगर से सींच रहा हूँ। तजाद आपकी तमाम तर उम्मीदों के मरकज, आपकी दुख्तर नेक अख्तर मेरी जौजियत में है। इसलिए बेहतर होगा जज साहब कि हम औकात पर बात नहीं करें आज, वरना आपके तिल मिलाती या ना आपके बूदे दलाल की दहलीज पर तड़पते हुए दम तोड़ देगी। यकीन करें। निहायत इत्मीनान से पेपर वेट घुमाते ठहर ठहर कर लफ्ज अदा करता, आखिर में तमस्कराना तासुरात चेहरे पर सजाए, आम दबाकर यकीन दहानी सौंपना, वो बख्तियार सिद्दीकी के जब्त की तनाबे तोड़ता चला गया। जस्ट शट अप! शदीद तैश में टेबल पर हाथ मारकर खड़े होते वो यूं धाड़े थे कि उन समेत दरो दीवार कांप उठे थे। खुद असमत यार का कलेजा मुंह को आया था, लेकिन आशिर के लबों पर अक्सर इत्मीनान भरी मुस्कान काबिले रश्क थी। रिलैक्स जज साहब, सारी जिंदगी तो सच का साथ देते आए हैं, अब सच सुनकर आपका ये रद्द-ए-अमल हैरान कुन है। उनके गैज़ो गजब की परवाह किए बगैर उसने पानी का गिलास उनकी तरफ खिसकाया था, जिसे अगले ही लम्हे उन्होंने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा था। बेटी में चंगेजी खसूसियात यहीं से आई हैं। चनाकी की आवाज पर खामखा आशिक के जहन में रिमझा की शबीर लहराई। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हो क्या चीज तुम? यूं यूं चुटकियों में बर्बाद कर सकता हूं तुम्हें मैं। कब सर से छत पैरों तले जमीन से रख गई पता तक नहीं चलेगा। हकारत से चुटकी बजाकर अपने असर रसूख के जोम में वो फनका रहे थे। तो इतने सालों से किस चीज का इंतजार कर रहे थे? वो जरा उनकी धमकियों से मरूब नहीं हुआ था। तुम शिद्दत इश्तियाल से उनकी आवाज फट पड़ी थी। मुकाबिल के इत्मीनान से अना पर ऐसी कारी जरब पड़ी थी कि बिलबिलाती अना को संभालते लफ्ज ही गुम हो गए थे। तुम अंकल से इस तरह बात नहीं कर सकते। असमत यार नंबर बढ़ाने के लिए तन कर खड़ा हुआ। और तुम हमारे बीच में बकवास नहीं कर सकते। इतने बड़े वकील हो, इतनी सी बात यादाश्त में महफूज नहीं रख सकते। आपके उसके मुदाखलत पर आशिर गिर जा, जिस पर असमत यार उसके खतरनाक तेवर देख जबड़े भींच गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये पेपर साइन करो और मेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दो, और खुद भी उन बच्चों के साथ आजाद जियो। बदले में ब्लैंक चेक भरने की तुम्हें आजादी है। बेचुताब खाती अना को थपकी देते उन्होंने मौके की मुनासिबत से मुस्तैद का दामन थामते फाइल आशिर की तरफ खिसकाया। ब्लैंक चेक। फाइल के ऊपर से चुटकी में ब्लैंक चेक उठाकर आंखों के आगे करते। उसकी स्पाट और अनाबी लबों का नादान बच्ची की नादानी पर बेसाख्ता डराने वाली मुस्कुराहट ने अहाता किया था। हाँ, ब्लैंक चेक। फाइल छोड़कर चेक उठाने पर बख्तियार सिद्दीकी की आंखों में फातिहाना चमक उभरी। जितनी अमाउंट चाहो भर सकते हो। एक दुरुस्त फैसला तुम्हारी जिंदगी के सारे मसाइल चुटकी में हल कर सकता है। घर खरीदने के लिए ली गई कर्ज की रकम, गाड़ी की किस्तें देकर सब मसले, बल्कि तुम चाहो तो कहीं और भी सेटल हो सकते हो। मैं उसके भी इंतजाम करवा सकता हूँ। बैरूने मुल्क, जर्मनी, अमेरिका, लंदन, कनाडा, जहां कहो लाइफ सेट करवा सकता हूँ बदले में। तुम्हें बस एक साइन करना है। तुम्हारी 7 नस्लों की इतनी कीमत नहीं होगी जितनी मैं एक साइन के बदले ऑफर कर रहा हूँ। अपनी नशिस्त पर मुतकबराना अंदाज में विराजमान होकर वो अपनी पुरकशिश ऑफर में बतदरीज सितारे टांके जा रहे थे और आशिर इत्मीनान से चेक को पूरी उंगलियों में घुमा रहा था।
सोचो मत, बस साइन कर दो। उन्होंने फाइल पर पेन रख के आगे खिसकाया। लाइटर मिलेगा वकील साहब? फाइल पर एक नजर डालकर आशी ने बगौर अपना चेहरा देखकर एसफंदियार की तरफ देखा। क्यों? सरपरे शख्स के गैर मुतवक्किल सवाल पर उसका गड़बड़ाना फिक्री था। बख्तियार सिद्दीकी भी अलर्ट हुए। सिगरेट जलानी है, वो सादगी से बोला, जिस पर एसफंदियार का हाथ खुद ब खुद जेब में गया था। साथ बख्तियार सिद्दीकी की आंखों की फातिहाना चमक बढ़ी। वो चेयर की पलट से सर टिका गए। ये ये क्या किया तुमने? लेकिन उसकी अगली कार्रवाई पर उनका सुकून गारत हुआ, क्योंकि आशी ने सेकंड के 1000वें हिस्से में चेक को रोल करके शोला दिखाया था। मैंने क्या किया है? ओह, आप इसकी बात कर रहे हैं? आग बकौला होते हुए बख्तियार सिद्दीकी की शरर बार नजर जलते हुए चेक पर देख उसने लहजे में मसनूई तहय्युर समोया, फिर हंस दिया। दरअसल मुझे इस खूबसूरत राइटर को देखने के बाद याद आया कि मैं ठहरा मुतवसत तबके का तन्हा कफील, जिसके सर पर कई हिसाब के कर्ज चढ़े हुए हैं। भला मैं कैसे सिगरेट जैसी याशी वोट कर सकता हूँ? लेकिन चौंका मैं लाइटर इन साहब से तलब कर चुका था, सो इसी तरह वापस कर देता तो इनकी तौहीन होती। सो थोड़ा सा इस्तेमाल करके इनका मान रख लिया। थैंक यू वकील साहब, बहुत खूबसूरत लाइटर है। उसी पुरसकून अंदाज में बख्तियार सिद्दीकी को जवाब देकर उसने लाइटर इसफंदियार की तरफ बढ़ाया, जिसे हवन्नकपन का शिकार वो थाम गया था। बख्तियार सिद्दीकी की जाहो जलाल को जूती की नोक पर रख ऐसी बंदी का मुजाहिरा असफंदियार क्या किसी भी इंसान को सागे तो सामत करने के लिए काफी था। ओके जज साहब, चलता हूँ। आपने मेरे मुतालिक इतनी मालूमात इकट्ठी की, इतना सोचा, उस सबके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुझे चलना होगा। मामूली सा मुलाजिम हूँ, सो काम में कोताही करके तनख्वाह नहीं कटवा सकता। एक अरसे बाद आपसे मिलकर वैसे कुछ खास खुशी महसूस नहीं कर रहा। फाइल उनकी तरफ खिसकाकर वो मसनूई आजिज़ व इंकिसारी का इजहार करता खड़ा हुआ था। वहीं रुक जाओ। उसे यूं ही निकलता देख मुख्तार सिद्दीकी धाड़ते हुए घूमकर उसका मुकाबला है। आखिरी मौका दिया था मैंने तुम्हें, जो तुमने गवा दिया। वो बात उचक गया, क्योंकि आप तो क्या, इस रोए जमीन पर किसी की इतनी औकात नहीं जो आशिर हसन की कीमत लगा सके। उसके लहजे का असली सटपन ने माहौल के तनाव को छटरा दिया था। तुम्हारी क्या औकात है? वही जो आपकी अजीज जान बेटी की है। अब टके टके की नौकरी करते हो तुम, फिर भी आपकी बेटी को खुश रखा है। जुबान संभालो अपनी लड़के, अभी तक संभाल ही रखी है। बात कैसे कर रहे हो तुम? मुसलसल अना पर लगती ज़रबों से पागल होते उनकी आवाज बुरी तरह फटकर दरो दीवार में वहशत की तरह लर्जा तारी कर गई थी। एक ऐसे घमंडी खुदगर्ज शख्स है जो अना की परस्तिश में ऐसा अंधा है कि उसे ना औलाद अजीज है ना औलाद की खुशी। कुछ अजीज है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी जात, अपने खुद साख्ता सल्तनत, अपनी हाकमियत, बस। उन्हीं कौन आशाओं आंखों में दीदा दिली से झांकता वो भी कह गया जो कहने का उसका बिल्कुल इरादा नहीं था। चलता हूँ। उन्हें तेज से सांस खींचकर स्टाइल कंट्रोल करता देख मजीद तक कलामी का इरादा तय कर दरवाजे की चिंत पड़ा। लेकिन तुम्हें तो अजीज है ना वो बच्चे और उनकी खुशी? अकब से उनका अजीब सा सवाल समाज में उतरने पर आशिक के कदम थमे। एक केस की मार है, सब खत्म। तवक्कुफ से उसी मकरूह अंदाज में उन्होंने जुमला मुकम्मल किया तो आशिफ के तने आजाद कुछ और तन गए, लेकिन वो मुड़ा नहीं। तो मैं यहाँ बुलाकर यहाँ बिठाकर तुम्हारे औकात से ज्यादा नवाजने की गलती मुझसे ही हुई है। वो पथरीले रसीका मेज तासुराती मुकाबिला के बड़ा जोर है ना तुम्हें अपने आप पर। असरो रसूख अमारत पावर नहीं मानते, ना इन चीजों को देखता हो। कैसे बचाओगे उन चीजों के बगैर अपनी खुशियों को, सौगत जुबान और सस्ती खुददारी से? आशिक की कनपटी समेत गर्दन और मुठ्ठियों की तनी रगें देख उनकी अना को तस्कीन मिल रही थी। जानते हो मसला क्या है तुम जैसे छोटे लोगों के साथ? तुम्हें जरा सी ढील दे दी जाए तो तुम्हें लगता है हफ्ता क्रीम की दौलत मिल गई, जैसे चाहें लुटाएं। और आप जैसे नामनहाद बड़े लोगों के साथ ये मसला है कि जरा देर आपके सामने खामोश रह जाएं तो आपको लगता है मुकाबले मरूफ हो गया हो, अब जैसे चाहें दबाएं। बगौर उनका नकुवत ज़दा चेहरा देख दूबदू बोला। और कस्टडी वाला प्लान बड़ा खूब है आपका, इस पर अमल दरामद लाजमी कीजिएगा, लेकिन उससे कबल उस केस पर होमवर्क करना मत भूलिएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर आपके घर की लॉन्ड्री गुलाम है तो जंगल में मैं भी रहकर नहीं आया हूँ। स्पॉट से अंदाज में उनके भड़कते इश्तिहार को मजीद हवा देता वो डोर खोलकर निकल गया था।
अब अगला सीन। क्लाइंट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गई रिमशा अपने मातहत की जानिब से मिली इत्तला पर अंधाधुंध भागती हुई ऑफिस पहुंची। गाड़ी ऑफ करने तक में वक्त जाया किए बगैर डोर खुला छोड़कर चाबी गार्ड की तरफ उछालती पागलों की तरह बंद लिफ्ट में नजर डालती हुई दो दो सीढ़ियां फलांग कर सेकंड फ्लोर पर पहुंचने तक उसकी बुरी तरह सांस फूल चुकी थी। लेकिन लंबी राहदारी के दूसरे किनारे पर बख्तार सिद्दीकी के ऑफिस के ऐन मुकाबिल आशिर को इस तादाद देखकर सांस लेने का वक्फा भी गवाती वो दीवाना पार उस जानिब दौड़ी थी। मुसलसल भागने की वजह से जिस्म में ऑक्सीजन इस कदर कम हो गया था कि आशिर से 2 कदम दूरी पर ही उसका वजूद बेजान हवा होकर लहरा गया। अरे संभल कर। आशिर ने बौखलाकर लहराती रिमशा की कलाई थामकर बर वक्त अपनी तरफ खींचा तो कटी शहतीर की तरह उसके चौड़े सीने में समाते हुए तेज सांस भरने लगी। वकील साहिबा, आप ठीक तो है ना? मुकम्मल अपने सारे खड़ी रिमशा की तेज सांसों की आहट अपने धड़कनों में महसूस कर आशिर को तशवीश न आखिरा। आप डैडी से नहीं मिलेंगे। मजबूती से उसके शाने थामे हनूस बिखरी सांसों के साथ दाएं बाएं सर को जोरों शोर से जंबिश देती वो बमुश्किल टूटे अल्फाज अदा कर पा रही थी। लेकिन क्यों? उसका पसीने से शराबूर चेहरा और आंखों में जाना खौफ देख आशिर की आंखों में सवाल उभरा। मम, मैंने कह दिया ना, आप आप उधर उधर चले चले उधर। वो खुद अपने वजूद का वजन फिलहाल संभालने से कासिर थी लेकिन आशिर को खींच रही थी। प्लीज आए ना। आशिक टच से मसना हुआ तो कमजोरी के बायस या किसी और खौफ की वजह से उसकी आंखें लबालब पानियों से भर गई थी जिनमें खौफ, इल्तिजा, बेबसी, तासुफ न जाने क्या क्या तैर रहा था। आशिक को बिना वजह ही उन पर तरस आया था। वो मजबूती से उसके शाने पर बाजू जमाकर उसके कमजोर वजूद को सहारा देता सर हिला गया। उस मजबूत हिसार से रिमशा की ढीली अजलात में एक नई तवानाई की लहर दौड़ी थी। तवील सांस खींचकर दिक्कत से मुस्कुराती वो मुड़कर कदम उठाने लगी। तवील राहदारी में हर दरवाजे पर वकला की नेम प्लेट पड़ता वो आगे बढ़ा। चौथे नंबर वाले डोर पर लगे नेम प्लेट पर दिल्ली हरूफ में दर्ज रिमशा का नाम देखकर दूसरे हाथ से दरवाजा धकेल कर आलीशान ऑफिस में दाखिल होते ही रिमशा ने कमाल फुर्ती से पलट कर दरवाजा बंद किया था। उसके मोहतात अंदाज को अबरू अचकाकर देखता आशिर उसे लिए कशादा ऑफिस के एक कोने में रखे सोफे की तरफ बढ़ा। उसे इत्मीनान से सोफे पर बिठाकर खुद ही टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हलक में वैसे ही कांटे उग रहे थे। लबों से बोतल लगाकर पूरा बोतल एक सांस में खत्म करके सोफे की पच से सर टिकाती। अब वो धीरे धीरे सांस लेती खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी और वो सीने पर बाजू बांधे पसीने में शराब और रिमशा की एक एक हरकत नोट कर रहा था। अब ठीक है आप। कई साथ ऑफिस की फिजा में गूंजती उसकी मध्यम सांसों की सरगोशियों में आशिर की संजीदा आवाज उभरी तो एक बहुत बड़ी अनहोनी को टालने के बाद सुकून की सांस ले रही रिमशा जैसे गहरे ख्वाब से जागी। जी। सीधा होकर बैठी हुई इस बात में सर हिला गई। मुझे तो नहीं लग रही। वो खोजती नजरें उसके चेहरे पर गाड़े हैं उसके मुकाबले आन खड़ा हुआ था। उसका यूं पागलों की तरह दौड़कर अबतर हालत में आना, उसे बख्तियार सिद्दीकी से मिलने से रोकना, फिर ऑफिस में चलने की जिद करना, वो सब नॉर्मल तो नहीं था। नहीं, अब मैं ठीक हूं। लेकिन आप बताएं, आप कॉल क्यों नहीं ले रहे थे? मेरा आपको पता है हालत क्या हो गई थी मेरी? कुछ देर पहले की कैफियत याद कर वो कड़े तेवर लिए मुकाबिल खड़ी हुई तो आशिम ने हैरान होते हुए जेब से फोन बरामद किया जो साइलेंट पर था। हमें घर से साथ निकले मुश्किल 2 घंटे हुए हैं। इस शिद्दत से मुझे आप कॉल क्यों कर रही थी? 20+ मिस कॉल से आशिर उल्टा सवाल करना हुआ। क्या मतलब हुआ इस बात का? 2 सेकंड में इंसान के साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है और आप 2 घंटे पर मुझसे बहस कर रहे हैं। मुझे आप जैसे जिम्मेदार शख्स से ऐसी फजूल सवाल की तवक्को नहीं थी। उसके उल्टा सवाल पर रिमशा ने तासुब भरी निगाहों से आशिर को देखते घिरका। और आप जैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी से मुझे ऐसे बातों को गोल गोल घुमाने की उम्मीद नहीं थी। अब आप सीधे सीधे बताएंगी हुआ क्या है? आशिर ने सख्ती से पूछा था। तो रिमशा के चेहरे पर लहराता तारीख साया उसकी तनतनाहट उड़ा ले गया और पूरा एतमाद आंखों में वही कुछ देर पहले वाला कुर्बो इसराब दुगनी शिद्दत से नुमाया हुआ। मैंने कुछ पूछा है आपसे। हुआ नहीं हो सकता था। मेरी सारी मेहनत, सारी रियासत, मेरी उम्मीदें, कोशिशें, हमारे बीच जो कुछ भी है या हो सकता है सब खत्म हो जाता। सब कुछ नहीं बचता और शायद उन सबके साथ मेरा वजूद भी कहीं तहलील हो जाता। मैं उम्र भर के लिए तही दामा रह जाती। मैं शायद खाली हाथ रह जाती, खाली बेसरो सामान, सरमाया हयात गवा बैठती मैं शायद।
काली हथेली को जा बजा देखते हुए बड़बड़ाती चली गई और उसके मलिन चेहरे पर दुख और अजियत की गहरी परछाइयां देख अजब एहसास से आशा की धड़कनें सुस्त पड़ी थी। आंखों में सजाब उभरा। ऐसा क्या हो जाता? तवक्कुफ से जब कोई सिरा हाथ आया तो उस सरापा सवाल रिमशा के करीब चला आया। जवाब में रिमशा कुछ कहने के लिए लब वाह करती सख्ती से भींचकर अपने टेबल की तरफ बढ़ गई। अब आश्चर्य को क्या बताती कि उस पर कुछ देर पहले क्या कयामत गुजरी है। वो करीब ही के रेस्टोरेंट में किसी क्लाइंट के साथ मसरूफ थी जब किसी कोलीग ने फोन करके छेड़ते हुए मुतला किया कि तुम्हारा हस्बैंड ऑफिस आए हैं। कुछ गलत भांपकर उसने फौरन ही डैडी के असिस्टेंट को कॉल मिलाई, जिसने 2 दिन धमकी के बाद उगल दिया कि डैडी ने उनके डाइवोर्स पेपर बनवाए हैं जिन पर साइन के लिए उन्होंने आशिर को ऑफिस बुलाया है। ये उसके लिए महज इंकशाफ नहीं था बल्कि एक एटम बम था जो उसकी समाज पर गिरा था। बर वक्त अगर वो हरकत ना करती तो वो इसकी दुनिया जलाकर राख कर सकता था। यही सोचकर वो सब कुछ छोड़ छाड़कर दीवानावार भागी थी। इतने अरसे में आशिर ने किसी आफाकी लम्हे में उम्मीद के ऐसे जुगनू से थमाए तो थे नहीं जो वो खुशगुमा होती। जहां तक इतने सर्द महर रवैये से हमेशा हरी झंडी ही दिखाई थी। फिर वो अपने डैडी की शफाकत और खुदगर्ज तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, जो अपनी अना का परचम बुलंद रखने के लिए हदूद नहीं देखते थे। और अगर वो जो कामयाब हो जाते और आशिर भी उनसे जान छुड़ाने के लिए हामी भर देता तो रिमशा का दिल उसके आगे सोचकर ही बंद होने लगा था। काश वो जान लेती कि आज उसके गब्बर सिंह ने किस दबंग अंदाज में उसका दिफा किया था तो शायद खुशी से बेहोश हो जाती। अगर आपका मराकबा हो गया हो तो मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप बताने का इरादा रखती हैं कि आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल की हकदार ठहरे एथलीट को चैलेंज करके सिलसिले में रही थी। वकील साहिबा को खुद समेत उसे भी फरामोश किए गोरो खोज में गर्क देख आखिर शहादत की उंगली से कंधा नॉक करके हस्बे आदत तजन गोया हुआ। नहीं, उसकी खोजती नजरों से वो गड़बड़ाई। नहीं, आशिफ के अब्रों से हामियां उठे। अभी आप कहीं नहीं जाएंगे? मतलब आप कहाँ जाएंगे? आई मीन ऑफ कोर्स ऑफिस जाएंगे। जियो भी ऑफिस है तो प्लीज हैव अ सीट। अपने पूरे एतमाद अंदाज से अच्छों की एतमाद के चक्के छुड़ा देने वाली रिमशा का एतमाद हस्बे साबिक उस शख्स के अंदर तक उतरकर तलातम बर्पा कर देने वाली निगाहों से जुबान समेत डगमगाया था। ये बिल्कुल ऑफिस है और बिलाशुबा शानदार ऑफिस है, लेकिन आपकी हालत के पेश नजर मुझे महसूस हो रहा है आपको अस्पताल के माहौल की अशद जरूरत है। उसकी अरक आलूद पेशानी की बूंद पूर्व में समेटकर वो इसकी मुतहविश कैफियत पर चोट कर गया था। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम कम्प्लीटली फाइन। उसकी पुरिदत उंगली की पूर से लग उठी जबीन को सहलाते शोर मचा रही धड़कनों को बहलाती तरदीद में सर हिलाती वो नामहसूस अंदाज में पीछे खिसकी थी, जो आशिक की जीरक नजरों से महफूज नहीं रह सका था। तभी उसे सांस बहाल करने का मौका देते वो ऑफिस का जायजा लेने लगा, जो बख्तियार सिद्दीकी के बेटे के शान शान था। कशादा अंदरूनी अहाता, उम्दा इंटीरियर, मगरिबी रुख के वॉल पर गिरे गाजरी रंग के भारी पर्दे, यकीनन उधर ग्लास वॉल था। मस्जिद की दीवार से कीमती गाजरी रंग का सोफा लगा था, जिसके मुकाबिल रखे शीशे के टेबल पर ताजा लिली फ्लावर से आरास्ता कीमती गुलदान बाहर दिखा रहा था। बिल्कुल सेंटर में मुस्ततील नुमा टेबल, जिस पर सलीके से फाइल्स और देकर जरूरी अशिया रखी हुई थी, जिसके एन मुकाबिल 3 रिवॉल्विंग चेयर्स पड़ी थे और मुकाबिल भी रिवॉल्विंग चेयर ही था, लेकिन दोनों चेयर्स में वाज़ेह फर्क था। तजाद उस डिसेंट से ऑफिस की खूबसूरती में भरपूर अपना किरदार अदा कर रही कीमत और इनफरादियत में अपने मदाआब काबिल दीद पेंटिंग्स और शो पीसेस। अपने सरसरी से जायजे के नतीजे में वो भी वसूख से कह सकता था कि बख्तियार सिद्दीकी के बाद पूरे फर्म में बल्कि पूरे शहर में इस कदर कशादा और आली शान ऑफिस दूसरा ना होगा। ये सब डैडी ने करवाया है। मुझे फजूल का शौक पसंद है नहीं, लेकिन डैडी को मना करना मतलब जिरा करना, और डैडी से जिरा करना मतलब रेगिस्तान में धान की फसल उगाने की ख्वाहिश रखना। उसे संजीदा तासुरात सरसरी सी नजर ऑफिस में घुमाता देख उसके बराबर में खड़ी होती हुई रिमशा लजाजत भरे अंदाज में गोया हुई। उसे वाकई ये सब पसंद नहीं था, लेकिन बख्तियार सिद्दीकी को अपनी शान और आन पर समझौता कहाँ गवारा था। रेगिस्तान में तो फिर भी धान की फसल उग जाए, लेकिन आप तो माशाल्लाह से चांद पर जिंदगी बसाने के लिए कमर बस्ता हैं। उसके इरादों की तरफ इशारा करते आशिक का लहजा न चाहते हुए भी इस्तेहज़ाया हो गया, जिस पर रिमशा के खुलते लब सिकड़े, जो आशिक की निगाहों से मख्फी न रह सका था। दिल ने मिलामत की, लेकिन हकीकत पसंदी उसकी आदत थी। कभी इरादे चट्टानों में जोक डाल देते हैं। फिर ये तो मेरे डैडी ही हैं आशिक साहब, वो मजबूती से कहती इंटरकॉम की तरफ बढ़ी। और मेरे डैडी भले फॉर्मर फादर्स की तरह नहीं है,
बट स्टिल ही इज माई सुपर हीरो, माई रोल मॉडल। और अपने सुपर हीरो, अपने रोल मॉडल को हराकर जीत का सहरा अपने सर सजाने की सोच भी मेरे लिए सुहाने रूह है। और जिंदगी से कहती वो फीका सा हंसी। हाँ, इस केस में मैं उनके मुकाबिल हूँ, लेकिन ये भी सच है कि इस जीत में मुझसे ज्यादा उनकी जीत है और हार में मुझसे ज्यादा उनकी हार। क्योंकि मैं नाकाम हुई तो सिर्फ मेरी अदना सी कोशिश की हार होगी, लेकिन मेरी नाकामी के अवस वो एक ऐसा अनमोल रिश्ता खो देंगे जिसका मुतबादिल भी उन्हें सारी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर मैं कामयाब ठहरी तो मेरा सिर्फ एक खुद से किया अहद पूरा होगा, जबकि उन्हें वो मिल जाएगा जो वो बरसों से कामयाबी, तरक्की, नाम, रुतबे जैसी मादी अशिया के फराक में गवाते आ रहे हैं। अपने बच्चों का बचपन, वो खुशी, वो बाप बनने का एहसास, वो एक एक शरारत, वो अनमोल मोमेंट्स जो वो जी नहीं पाए, लेकिन मान और आरू की सूरत में वो जी सकते हैं। अपना बचपन भी और अपने बच्चों का बचपन भी। सलोने ख्वाब सी आंखों की अलोही चमक, कटावदार पंखड़ी से लबों पर खुलता अलबेला तबस्सुम, मलिया और मुलायम नकूश आया पुर हसरत ताप नाकियां, और एक जज्ब का आलम में फिजा में मधुर धुन छेड़ती खनकदार आवाज। आशिर मबूत सा उसे देखे गया। अरे आप अभी तक खड़े हैं, बैठे ना, मैंने चाय मंगवाई है, यहाँ की चाय कमाल की होती है। उसे यकटक खुद को निहारता देख रिसीवर क्रैडल पर रखते वो कुछ झिझक कर बोली, तो आशिर खूबसूरत ख्वाब से जागता अपनी महबूब पर खज्जल सा होकर निगाह इधर उधर दौड़ाने लगा। बैठ जाएं, छोटू को आने में कम से कम 5 मिनट तो लगते हैं। उसे अनूस खड़ा देख खुली फाइल बंद करती रिमशा फिर बोली, ओ शिट। रिमशा की खुली फाइल देख आशिर को वो इम्पोर्टेंट फाइल याद आई जो बख्तियार सिद्दीकी के चक्कर में बेध्यानी में टेबल पर भूल आया था। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, दरअसल चाय वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं बस आपकी तबीयत के पेश नजर रुका हुआ था। मुझे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा, इम्पोर्टेंट काम पड़ा है। घड़ी पर नजर डालता हूँ मुजलतन बोला, अरे ऐसे कैसे? वो देरी से मुकाबिल आई। वो ऐसे के मोहतरमा, मैं वहां मामूली सा मुलाजिम हूँ, मालिक नहीं, और मेरे होने वाले मालिक की तशरीफ आवरी से कबल मुझे बहुत सारा काम समेटना है, क्योंकि मौसूफ फ्रेश ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं आज। मैं उन्हें ब्रीफ करना है फिलहाल। उसके रास्ते रोकने पर आशिर तहम्मुल से कहता हुआ पसे पर्दा चोट कर गया। जवाबन रिमशा की आंखों में साफ खबरी नुमाया हुई थी, तो वो लब दबा गया। एक चाय तो आप पी ही सकते हैं, वो कजन नाज भरे अंदाज में बोली, क्योंकि उसे खदशा लाहक था कि अभी ये बाहर गया तो कहीं बख्तियार सिद्दीकी के ऑफिस का रुख ना कर ले। और बख्तियार सिद्दीकी के असिस्टेंट के मुताबिक आज उनकी ठीक 12 बजे मीटिंग थी, और बख्तियार सिद्दीकी जो उनका बख्तियार सिद्दीकी थे तो वक्त के लिए भी नहीं रुकते थे, तो आशिक के लिए रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस तरह सर आई बला टल जाती फिलहाल के लिए, लेकिन वो क्या जाने कि बला टल चुकी है पहले ही। आशिर प्लीज। उसके अदा दिलरुबाई से हाथ थाम लेने पर आशिर ठटका, क्योंकि मौसूफा का अंदाज व लहजा उसकी आंखों का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। जहां अंदाज मान भरा था, वहीं असल चौकों की आमाज का आंखों में खौफ व फिक्र पहना थी, जो आशिर की जीरक निगाह से मख्फी न रह सकी। आपको डॉक्टर की ना सही आराम की सख्त जरूरत है वकील साहिबा, खुश्क लहजे में कहते उसने हौले से अपना हाथ आजाद कराया, क्योंकि मैं यहाँ आपके डैडी से आर या पार की जंग लड़ने आया था, चाय समोसे खाने नहीं। सो अब मुझे चलना चाहिए। कई कदम पीछे लेते आशिर का लहजा सर्द हो गया था, जिसकी वजह बिलाशुबा उसी कुछ देर पहले की हालत और आंखों में तैरते वही खौफ व खदशात थे, जिसकी वजह आशिर से छुपाने के लिए वो बात घुमा रही थी। और एतबार की शर्त नहीं होगी का राग अलापने वाले को उसकी ये बेएतबारी पूरी तरह खली थी। आशिर मेरी बात तो, खुदा हाफिज। उसी स्पॉट अंदाज में हाथ हिलाता वो निकल गया था। रिमशा उसके पीछे ही लिपकी थी, लेकिन उसे एग्जिट की तरफ लंबे लंबे डग उठाता देख शुक्र का कलमा पड़ती वहीं आशिर के लिफ्ट में गायब होने तक तसल्ली के लिए खड़ी रही। फिर मजीद तसल्ली के लिए दौड़ कर रूम में आई और ग्लास वॉल के भारी पर्दे सिटकाकर वहां खड़ी हुई। 12 बजे की कड़क जिस्म को झुलसाती धूप की परवाह किए बगैर वो आशिर की गाड़ी के बेसमेंट पार्किंग से निकलकर मसरूफ शाहराह पर रेंगते हुए नजरों से ओझल होने तक बिना पलक झपकाए बेहिस्सी वहीं इस्तादा रही। करीब 2 मिनट में ट्रैफिक के अजहे को मात देकर आशिर की गाड़ी निगाहों से ओझल हुई थी। पर्दा बराबर करके गहरी सांस खींचते उसका चेहरा तमतमा रहा था। धूप की तमाजत से या ज़ब्ते इश्तियाल से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, क्योंकि उसकी आंखों समेत चेहरा भी बिल्कुल स्पाट था। ठहर कर एसी में पसीना पोंछने या दम लेने की तक मोहलत लिए बगैर वो शदीद तैश के आलम में दनाती हुई ऑफिस से निकली थी।